अभी राहुल गांधी का सेल्फ सेटिस्फेक्शन या 2014 से सत्ता न पाने की बेचैनी है, इस पर कांग्रेस के नेता पर्देदारी कर रहे हैं। मगर सच यह है कि इस मीटिंग में कई कांग्रेसी नेताओं की अपील को राहुल गांधी ने मानने से इनकार कर दिया। दरअसल कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिस पर राहुल गांधी ने आपत्ति जता दी और मुस्लिम शब्द से किसी भी तरह की हिचक न रखने को कहा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने मुसलमान पर होने वाले अन्याय को अल्पसंख्यक के बजाय मुसलमान के तौर पर आवाज उठाने को कहा। करीब 2 घंटे तक चली इसी बैठक में राहुल गांधी के लिए मुद्दा बड़ा नहीं था कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों होती जा रही है। इसके बदले राहुल का फोकस इसी पर टिका रहा कि मोदी को किसी भी हाल में हराया जाए। कुछ इसी तरह की बातें राहुल गांधी ने चंद दिन पहले गुरुग्राम में कही थी। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। 2014 से देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी को हराने का दावा राहुल गांधी किस बेस पर कर रहे हैं? किसी फ्यूचर स्ट्रेटजी के आधार पर या फिर ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का जनाधार बढ़ने के बजाय सिकुड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के 17 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिर्फ 4 राज्यों में हैं। 5 राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है, जबकि कांग्रेस 3 राज्यों में सत्ता की साझीदार है। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी के अप्रोच और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा रही है। इसे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की हताशा बता रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो इसे अराजकता और टूलकिट गैंग की साजिश से जोड़ दिया। पीयूष गोयल ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा कर दिया कि कांग्रेस का ऐसा कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विष बेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, या अनजाने में आप उनके हथियार बन रहे हैं? राहुल गांधी को और कुछ आता है? कुछ आता है राहुल गांधी को? बार बार हारते हैं, बेशर्मी से हारते हैं। कांग्रेस की कोई जमानत जब्त होती है, फिर भी अहंकार, अड़े हैं, खड़े हैं, और कुछ ना कुछ सड़े भी हैं। तो क्या बोलते हैं भाई? राजनीति में लिए जाने वाले फैसलों और मुद्दों पर विरोध की भावना को तार्किक तौर पर ठीक माना जा सकता है। हो सकता है सियासी विरोध का नजरिया या पहलू कोई दूसरा हो, मगर उस पर व्यक्त अतिरंजिता को विरोधी अगर अपनी ताकत मान ले तो माध्यम पर संदेह गाढ़ा हो जाता है।
राहुल गांधी के मकसद पर बीजेपी को इसीलिए शक है, उनकी भाषा शैली भी इस दायरे में आती है। 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एनर्जी क्राइसिस को हैंडल किया है, उसकी खुले दिल से तारीफ हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। फिर राहुल गांधी के हाथ ऐसा कौन सा क्लू लग गया है जिसके आधार पर वो 1 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का वादा कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल के पास ऐसा मोदी को लेकर कौन सा फॉर्मूला है जिस पर उन्हें उम्मीद से ज्यादा विश्वास है? कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। पीएम मोदी कांग्रेस के जिस विश्वासघात का जिक्र कर रहे हैं उसे इतिहास के बजाय मौजूदा राजनीति के दृष्टिकोण से समझ लीजिए। तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके से गठबंधन हुआ करता था, मगर थलपति विजय ने सरकार बनाने का दावा किया तो डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का किला ढहा तो कांग्रेस ने ममता बनर्जी से कथित तौर पर दूरी बनानी शुरू कर दी। मोदी विरोध में राहुल और ममता कितनी मजबूती के साथ खड़े होंगे, इस पर संशय बना है। कुछ इसी तरह का अविश्वास उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी की धमक दिल्ली में खूब सुनाई दी, मगर 27 आते आते शब्दों में तालमेल नहीं बन पा रहा। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम बीएसपी प्रमुख मायावती से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें बिना मिले वापस लौटा दिया। इसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत सीरियस लिया और अपने नेताओं के साथ अलग से बैठक की। इस मीटिंग का मेन एजेंडा ही कांग्रेस से इतर नई रणनीति बनाने का था। अखिलेश ने मैसेज दिया कि यूपी की हर सीट पर समाजवादी पार्टी को अपनी कमर कसनी होगी ताकि कोई भी तैयारी अधूरी न लगे। अखिलेश यादव ने इस बैठक में कहा कि पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हैं और हम लोग ये चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर 10 सीटें कांग्रेस मांगती है तो हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा रोका जाए। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसका नेतृत्व, उसकी अगुवाई अखिलेश यादव जी के हाथ में होनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस सिर्फ इसलिए मायावती की चौखट पर नई आस लिए पहुंची थी कि उसे अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में उतनी सीटें नहीं दे रहे जितनी की मांग है? या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ममता बनर्जी और स्टालिन से मुलाकात के बाद कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं?